अब मैंने कहा मुझे कोरस्पोंडेंस देखना है किसके बीच में, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल और एंटिटी के बीच में। ओके, अब है ना, मुझे इस केस का स्टेटस जानना है। कंपनी के ऊपर एप्पल ने केस कर दिया सैमसंग के ऊपर कि आपने हमारा डिजाइन कॉपी किया है, ठीक है। अब मुझे इस केस का स्टेटस जानना है कि अगर कंपनी ये केस हारने वाली है तो ये कंटीजेंट लायबिलिटी में नहीं आएगा, इसका क्या बनेगा, प्रोविजन बनेगा। अगर कंपनी के ऊपर केस चल रहा है, अभी कुछ नहीं कह सकते, तो कहा आएगा कंटीजेंट लायबिलिटी में आएगा। तो कौन बताएगा केस हारने वाले हैं जीतने वाले हैं, क्या स्टेटस चल रहा है, कौन बताएगा? सर या तो मैनेजमेंट बताएगी, बट सर हमने तो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को हायर किया हुआ है, तो हमें कौन बताएगा, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल बताएगा। इफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिगार्डिंग लिटिगेशन और क्लेम आइडेंटिफाइड, सर रिस्क है, अमाउंट क्या है, बहुत बड़ी है। ओके, मटेरियल लिटिगेशन है, मटेरियल लिटिगेशन है, तो ऑडिटर क्या कर सकता है, ऑडिटर कर सकता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद एंटिटीज लीगल काउंसिल। मुझे डायरेक्ट किससे बात करनी है, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से बात करनी है, ठीक है। कैसे, थ्रू लेटर ऑफ इंक्वायरी। मैं उनको कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, लेटर ऑफ इंक्वायरी के थ्रू ये करना है मुझे। ओके, डायरेक्टली कम्युनिकेट डायरेक्टली विद ऑडिटर, काइंड ऑफ डायरेक्ट कंफर्मेशन। मुझे केस के कुछ फैक्ट्स पर बात करनी है, किससे, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से। तो क्या मैं ये कर सकता हूं? कहता भाई ऐसा है, क्या आप हमारी इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर कर सकते हो? सीए से पूछ रहा हूं, क्या आप क्लाइंट की इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर कर सकते हो? कहता नहीं। कहता क्यों नहीं कर सकते? कॉन्फिडेंशियलिटी क्लोज होता है, हम क्लाइंट की इंफॉर्मेशन ना यूज कर सकते ना किसी के सामने डिस्क्लोज कर सकते। कहता आपको क्यों लगता है ये कॉन्फिडेंशियलिटी क्लोज सिर्फ आपके ही प्रोफेशन में है? ये सभी प्रोफेशन में होता है, सीएस में भी होता है, सीए में भी होता है, एडवोकेट में भी होता है, डॉक्टर्स में भी होता है कि आप अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन क्या नहीं करोगे, किसी के साथ शेयर नहीं करोगे। इफ लॉ और रेगुलेशन प्रोहिबिट्स एक्सटर्नल लीगल काउंसिल फ्रॉम कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली विद ऑडिटर, वो आपके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करेगा जी, वो आपको रिप्लाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि क्लाइंट की इंफॉर्मेशन हम किसी के साथ शेयर नहीं करते। अब बताओ कैसे होगा? आपने तो कहा मैं ये करूंगा, ये हो नहीं सकता, तो फिर क्या करें बताओ? परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। ये रास्ता नहीं तो कोई और रास्ता। अगर मैं डायरेक्टली उससे लेटर ऑफ इंक्वायरी के थ्रू कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, वो मुझे रिप्लाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भाई मैं अपनी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन किसी भी बंदे के साथ शेयर नहीं कर सकता, क्लाइंट के साथ तो शेयर करेगा। कहता हाँ सर एक काम करो, आपका कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव कंपनी का मेरे साथ भेज दो, मेरे साथ भेज दो, मैं एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के ऑफिस में जाके जो क्वेश्चन करना है आपके रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू कर लूंगा। नहीं समझा? वो मुझे जवाब नहीं देगा। अगर मैं ये पूछना चाहता हूँ केस का स्टेटस क्या है, एडवोकेट कहेगा मैं आपको बता नहीं सकता, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है। मैं क्लाइंट साथ ही ले गया, बस सर इससे पूछना आपके केस का स्टेटस क्या है। अब क्लाइंट पूछेगा कि सर केस का स्टेटस क्या है, कि सर डाइसी है, हार सकते हैं। अब ऑडिटर कहता पूछना कितने परसेंट चांस हार जाएंगे। अब वो क्लाइंट पूछ रहा है सर कितने परसेंट चांसेस हार जाएंगे, क्या सर 70% चांसेस है कि हम हार जाएंगे। ऑडिटर कहता पूछना कितनी पेनल्टी लग सकती है। वो डायरेक्ट क्यों नहीं पूछ रहा? बताओ ऑडिटर डायरेक्ट क्यों नहीं पूछ रहा? क्योंकि आपके लोन ने मना कर रखा है, मैं किससे बात करूंगा, क्लाइंट से बात करूंगा, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा। कहता ओके ये ठीक है, तो ये मेरा अल्टरनेट प्रोसीजर हो गया ना, कि अगर आप मुझसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, मैं आपके साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा, क्योंकि हमें भी पता है लॉ और रेगुलेशन इस तरह की प्रोहिबिशन लगाते हैं और हमें उसको फॉलो करना पड़ता है, ये हमारे प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं। कोई बात नहीं, मैं अल्टरनेट प्रोसीजर अप्लाई करूंगा। मीट विद एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, मैं मिलूंगा उससे, ठीक बात है, टू डिस्कस द लिटिगेशन और क्लेम। ओके, मैं क्या करूंगा, मैनेजमेंट का एक बंदा ले जाऊंगा, यहां पर ये रहा, विद अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैनेजमेंट इन अटेंडेंस। लो ये मेरा अल्टरनेट प्रोसीजर हो गया। बट ऐसा मैं कब करूंगा बताओ? जब अमाउंट क्या हो, बहुत ज्यादा हो, मैटर कॉम्प्लेक्स है, मैटर बहुत कॉम्प्लेक्स है, मिलके ही बात करके सोल्व होगा। सर मैनेजमेंट का एक बंदा लेके जाना पड़ेगा क्योंकि वो आपको डायरेक्ट रिप्लाई नहीं करने वाला। आगे बात समझ में? जगह खाली है ये पेज नंबर 4.4 पे, हाँ नोट्स में खाली नहीं है।
अच्छा नोट्स बना लिए देगा इसके, हाँ फिर ठीक है। सेगमेंट इंफॉर्मेशन, अच्छा सेगमेंट क्या होता है, एएस कर लिया क्या इसका आपका, कौन सा 17। तो सेगमेंट इंफॉर्मेशन किस लिए होता है, बेसिकली परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए। हमारी कंपनी 4 प्रोडक्ट बेच रही है, हमें ये जानना है किस प्रोडक्ट से पर्टिकुलरली कितना प्रॉफिट या लॉस आ रहा है, ताकि हमें फ्यूचर में ये डिसीजन लेना हो कि कौन से प्रोडक्ट को हमें कंटिन्यू करना है, कौन से को हमें डिसकंटिन्यू करना है। तो पता तो हो कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, कितना बिक रहा है, हाँ, इसलिए सेगमेंट इंफॉर्मेशन बनाई जाती है। तो वो कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट वाइज सेगमेंट बांट लेती है। ए प्रोडक्ट से हमें कितनी नेट इनकम आ रही है, बी से कितनी नेट इनकम आ रही है, सी से कितनी आ रही है, डी से कितनी आ रही है। तो बेसिकली वो 4 P&L और 4 बैलेंस शीट बनाएगा, ये ऐसा ही करते हैं ना। बट अगर मुझे किसी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट किया जा रहा है, तो मैं उन सेगमेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर कमेंट करने नहीं आया हूं, मैं कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कमेंट करने आया। पॉइंट समझ में आ गया, ओके। तो सेगमेंट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस एंड इट्स ऑपरेशन इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया। AS17 पढ़ा आपने, AS17 क्या बताता है कि हम सेगमेंट किस बेस पे बांट सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज, जियोग्राफिकल वाइज। नॉर्थ इंडिया से कितना प्रॉफिट आ रहा है, साउथ इंडिया से कितना आ रहा है, ईस्टर्न इंडिया से कितना आ रहा है, वेस्टर्न इंडिया से कितना आ रहा है। आपके एएस में 2 दे रखे हैं, प्रोडक्ट वाइज और जियोग्राफिकल वाइज। और आप जब एसएम पढ़ोगे तो उसमें भी ये टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में डिविजनल स्ट्रक्चर। तो डिवीजन किस बेस पे बांटी जा सकती है, प्रोडक्ट वाइज, जियोग्राफिक वाइज जिसको हम लोकेशन वाइज बोलते हैं, कस्टमर वाइज, प्रोसेस वाइज, 4 बेस पे है वहां पर, ठीक है, ओके। ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, ऑडिटर ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। बताओ क्या है एफआरएफ, AS17। तो ऑडिटर चेक करेगा कि अगर आपने सेगमेंट इंफॉर्मेशन का डिसाइड किया है कि हम सेगमेंट इंफॉर्मेशन भी डिस्क्लोज करेंगे, तो AS17 के अकॉर्डिंग है या नहीं है। एग्जांपल मेथड इन डिटरमाइनिंग सेगमेंट इंफॉर्मेशन। सबसे पहले तो आप सेगमेंट किस बेस पर बांट रहे हो, प्रोडक्ट वाइज या लोकेशन वाइज। जो मेथड आप अडॉप्ट करोगे एप्रोप्रिएट होना चाहिए और कंसिस्टेंटली अप्लाइड होना चाहिए, यानी कि एक साल प्रोडक्ट वाइज अगले साल लोकेशन वाइज पे आ गए, ओके। जो मेथड है, सच मेथड, ये किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ, ओके। एंड एप्रोप्रिएट जो मेथड है वो क्या होना चाहिए, इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ होना चाहिए, यानी कि एप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक बात है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसके रिगार्डिंग, फिर से वही आ गई, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये चेक करना कि जो डिस्क्लोजर है सेगमेंट इंफॉर्मेशन का वो एप्लीकेबल एफआरएफ है के अकॉर्डिंग है या नहीं है। इन शॉर्ट ये पॉइंट ध्यान रखना, ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन सेगमेंट इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड ऑन स्टैंड अलोन बेसिस। मैं हर सेगमेंट की ऑडिट करके हर सेगमेंट के ऊपर ओपिनियन देने नहीं आया हूं। ओपिनियन मेरी पूरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ही जाएगी। तो मैं क्या चेक कर रहा हूं, जो सेगमेंट इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर है वो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ है या नहीं है, AS17 फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है। 4 सेगमेंट है तो 4 ऑडिट रिपोर्ट देने नहीं आया, ठीक है ना, ऑडिट रिपोर्ट एक ही जाएगी कंपनी की, ठीक है, ओके। अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट, हमें क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा, किस चीज का, वैसे वही आ गया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेथड यूज्ड बाय मैनेजमेंट इन डिटरमाइनिंग सेगमेंट इंफॉर्मेशन, ये वाला पॉइंट ऊपर वाला। और क्या चेक करना है, जो मेथड मैनेजमेंट ने अडॉप्ट कर रखा है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है और एप्लीकेबल एफआरएफ के अकॉर्डिंग है या नहीं है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, सेल आपने कैसे बांटी है, जैसे कंपनी की टोटल सेल कितनी है 200 करोड़, तो आपने प्रोडक्ट की सेल को कैसे डिवाइड किया है, ठीक है, ओके। ट्रांसफर एंड चार्जेस बिटवीन सेगमेंट, एक सेगमेंट से अगर प्रोडक्ट दूसरे सेगमेंट में गया है, अब मैं एग्जांपल लेता हूं जियोग्राफिकल वाइज, इसको ऐसा समझना कि टोटल टर्नओवर कितना है, टोटल टर्नओवर कंपनी का है 200 करोड़। सर हमारे 4 सेगमेंट है, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया, 5 ले लेते हैं, ये हमारे 5 जोन है, ठीक है। हमने कहा कि टर्नओवर जो है नॉर्थ इंडिया में हमारा हुआ है 40 करोड़, यहां पर हुआ है 50 करोड़, यहां पर 30 करोड़, यहां पर 60 करोड़, कितना हो गया, यहां पर 20 करोड़।
तो यहां पर मैं ऑडिटर ऑडिटर से क्या पूछेगा, क्या सर जो हमारी इनवॉइसिंग होती है ना, उस पर हम कोड डाल देते हैं कि ये जो कस्टमर है कौन सी लोकेशन का है, और इसके हिसाब से हम टर्नओवर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जैसे दिल्ली के कस्टमर ने हमसे माल खरीदा है, तो हम कहां की सेल मानेंगे, नॉर्थ की। तो इनवॉइस पे कस्टमर का क्या होता है, कोड होता है। कस्टमर का कोड अगर एन से शुरू हो रहा है, इसका मतलब कहां का कस्टमर है, नॉर्थ इंडिया का। ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर एक बात बताओ, अब मान लीजिए आपका एक कस्टमर नॉर्थ का है, हाँ, और उसको माल चाहिए साउथ में, समझ में नहीं आया। अच्छा चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। राजस्थान कहां कौन से एरिया में आता होगा आपके अकॉर्डिंग, बोलो। वेस्टर्न मान लूं, ठीक है। वेस्टर्न में कई उसको सेंटर में लेते हैं, जैसे आपके आईसीआई वाले। अगर आप राजस्थान का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है तो किससे स्टार्ट होता है, सीआरओ से। और हरियाणा में तो किससे स्टार्ट होता है। मैं एक बार मान के चलता हूं कि सीआरओ है, राजस्थान किसमें है, सीआरओ है, सेंटर के अंदर, ठीक है। ओके, अब कोई बंदा है जो दिल्ली में है, कहां का कस्टमर हुआ, नॉर्थ का। उसको माल कहां चाहिए, राजस्थान में चाहिए। अब बताओ उस सेल को आप कहां से काउंट करोगे, ट्रांसफर एंड चार्जेस बिटवीन सेगमेंट। एक सेगमेंट से माल कहां जा रहा है, दूसरे सेगमेंट में जा रहा है। उस सेल को आप कहां रिकॉर्ड करोगे, नॉर्थ में या फिर सेंटर में। अच्छा चलो एग्जांपल दूसरा, एक बड़ा ऑर्डर रिसीव हुआ है राजस्थान वाले को, सेंटर वाले को, और उसके पास उतना माल पड़ा नहीं है, तो उसने किससे रिक्वेस्ट की, हरियाणा वाले से, कि आपके पास ये माल एक्स्ट्रा पड़ा है। कहता हाँ ये भिजवा दो यार, मेरे पास कस्टमर आया हुआ है। क्या वो मना करेगा, नहीं, नुकसान तो कंपनी का अगर मैं मना कर दूंगा तो। मिल बांट के काम होता है ना, पड़ोसी आया है तो एक ही कंपनी के सेगमेंट। तो वो जो माल है जो नॉर्थ इंडिया के स्टॉक शीट में था, वो कहां चला गया, बताओ, सेंटर वाले के। अब वो किसकी सेल मानी जाएगी, वो सेंटर की मानी जाएगी या नॉर्थ की मानी जाएगी। ये इश्यू आते हैं बेटा। तो कंपनी की पॉलिसी होनी चाहिए, मेथड होना चाहिए कि हमें सेल को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कि माल कस्टमर किसका है, सेंटर का। माल कहां से गया है, नॉर्थ से, तो भाई वो किसकी सेल काउंट होगी। क्या उसके प्रॉफिट को आधा आधा बांटा जाएगा, या वो सेल उसकी मानी जाएगी जो कस्टमर लाया है, या वो सेल उसकी मानी जाएगी जहां से माल गया है। तो ये रिजोल्व करके चलना पड़ेगा ना, इसके ऊपर एक प्रोसीजर तो बनाना पड़ेगा ना, नहीं तो होगा ही नहीं सेगमेंट का आपका। सेगमेंट का प्रॉफिट कभी सही आएगा ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि से एक सेगमेंट से माल दूसरे सेगमेंट में जाए ना। पॉइंट क्लियर है। एंड एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट अमाउंट। इंटर सेगमेंट मतलब एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट का कोई अमाउंट ड्यू है, तो उसको कैसे कैंसिल करते हो। कंपैरिजन ऑफ बजट एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट। हर सेगमेंट का एक बजट होगा, उसको कैसे कंपेयर करोगे कि नॉर्थ इंडिया में हम कितनी सेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, साउथ में कितनी कर रहे हैं, ईस्ट में कितनी कर रहे हैं, वेस्ट में कितनी कर रहे हैं, सेंटर में कितनी कर रहे हैं, और अदर एक्सपेक्टेड रिजल्ट। एलोकेशन ऑफ एसेट एंड कॉस्ट अमंग सेगमेंट, ये सारा आपने एस में कर रखा है। अब दो तरह के खर्चे होते हैं, एक जिसको हम सेगमेंट पे एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। हमने एडवर्टीजमेंट करी है, कितनी की करी, सपोज करो हम 10 करोड़ एडवर्टीजमेंट पे लगाए, तो चारों सेगमेंट में डिवाइड होगा वो, सॉरी 5 सेगमेंट में डिवाइड होगा, कितना आपके अकॉर्डिंग इक्वल होना चाहिए क्या, बताओ कैसे होगा। सेल के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग भी तो हो सकता है कि एरिया कितना बड़ा है, जितना बड़ा एरिया होगा एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट उतनी ज्यादा। मेथड तो डिसाइड करना पड़ेगा ना मैनेजमेंट को कि हम इस खर्चे को एलोकेट किसके बेस पे करेंगे। कुछ एसेट और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हेड ऑफिस के बेस पे लगते हैं, वो एलोकेट नहीं होते। जैसे कंपनी ने शेयर इश्यू किए तो उसके ऊपर खर्चा लगा, शेयर इश्यू एक्सपेंस किस में एलोकेट होगा, सेगमेंट में हो सकता है, हो ही नहीं सकता, वो किस में आएगा, हेड ऑफिस में। तो ऑडिटर इन सब की क्या करेगा, जानकारी लेगा। और मेथड सिर्फ अप्रोप्रिएट नहीं होने चाहिए, क्या होने चाहिए, कंसिस्टेंटली अप्लाइड भी होने चाहिए। बस यही बात थी, हो गया ये पॉइंट। लो ये अपना हो गया। अब इस चैप्टर में और कुछ बाकी है, फोर्थ चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में बताओ क्या बाकी है। यूनिट 7 आओ। चलो 5 मिनट ब्रेक ले लो। पेज नंबर बता दो पहले मुझे बस।
हेलो हेलो। यूनिट 7 पूरी पेंडिंग थी, अपनों ने कुछ किया था इसमें एक भी? पूरी पेंडिंग। आओ, इस एसए में, सॉरी इस यूनिट में हमें मेजर कवर करना है एसए 610। इंटरनल ऑडिट के बारे में सुना हुआ है? कहां पर सुना? सेक्शन 138 में, कि सिर्फ उन्हीं कंपनियों की इंटरनल ऑडिट कंपलसरी होती है जो फॉलोइंग क्राइटेरिया में फॉलो करती है। वो आपको क्राइटेरिया दे रखा था, 25 50 100 200, 25 आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, 50 पेड अप कैपिटल, 100 बोरोइंग्स और 200 टर्नओवर। प्राइवेट कंपनी केस में सिर्फ दो ही है, 100 200। ठीक है, ओके। और लिस्टेड कंपनी की ऑडिट कंपलसरी है ही है। ओके, इंटरनल ऑडिट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? अब जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट या एक्सटर्नल ऑडिट जिसको अपन बोलते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंटरनल ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है? हाँ, तो सबसे पहले ये एक फंक्शन है ऑफ एन एंटिटी दैट परफॉर्म अश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटी। देखो ये वर्ड कंसल्टिंग एक्टिविटी, ये वर्ड तो हमने पहले भी पढ़ रखा है। ऑडिट क्या करती है? एक्सटर्नल ऑडिट क्या करता है बताओ? ये भी अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है किस चीज पर? कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या है? रिलायबल है। तो ये भी तो अश्योरेंस दे रहा है ना, साथ में कंसल्टिंग। तो ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करके बताएगा कि आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिलायबल है या नहीं है। और जहां जहां कंट्रोल रिलायबल नहीं है वहां पर आपको कंसल्ट करेगा कि आपको यहां पर किस तरह के कंट्रोल्स बनाने चाहिए। ये एक एडिशनल चीज आ गई इसकी, दोबारा समझो। ये इंटरनल ऑडिट जो है ये एंटिटी का एक फंक्शन है। क्यों बनाया गया है फंक्शन, क्यों डिजाइन किया गया है? टू इवेल्युएट एंटिटीज गवर्नेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस? मैनेजमेंट। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाना, उसको इंप्लीमेंट करना, उसको मेंटेन करना किसका काम है? मैनेजमेंट का। तो इंटरनल ऑडिटर आके क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है, हेल्प कर रहा है टू इवेल्युएट एंड इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस। इंटरनल ऑडिटर नॉर्मली एक एक्सपर्ट बंदा होता है जो मैनेजमेंट को आके हेल्प करता है कि तुम्हें किस तरह का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करना चाहिए, या तुमने जिस तरह का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का डिजाइन बना रखा है उसमें इंप्रूवमेंट क्या की जा सकती है। सही है, ओके। ऑब्जेक्टिव फिर से यही आ गया। ऑब्जेक्टिव में तीन वर्ड पकड़ने हैं, एंटिटीज गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल कंट्रोल। यही चीज आ गई दोबारा। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट इंक्लूड अश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटी। किस लिए डिजाइन की गई है? टू इवेल्युएट एंड इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ एंटिटीज गवर्नेंस प्रोसेस, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। तो हमारे स्कोप में तीन चीजें आती है, मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और रिस्क मैनेजमेंट। क्लियर है? मैं उनको हेल्प करने आया हूं। दोबारा तीन एक्टिविटी क्या बताई? एक, दो और तीन। फर्स्ट एक्टिविटी ये क्या है? एंटिटीज गवर्नेंस। द इंटरनल ऑडिट फंक्शन में असेस, हमारा पहला काम क्या है? असेस द गवर्नेंस। हम आपकी मैनेजमेंट को इवेल्युएट करेंगे, कंपनी की जो ओवरऑल मैनेजमेंट है वो कैसी है। इन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑन एथिक्स एंड वैल्यू, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी, कम्युनिकेटिंग रिस्क एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन इन एप्रोप्रिएट एरिया ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कहां कहां मैनेजमेंट अनएथिकल है, कहां कहां परफॉर्मेंस डाउन है मैनेजमेंट की, कहां कहां पर मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ये सारे एरिया को असेस करता है इंटरनल ऑडिटर और कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, किसको कम्युनिकेट करेगा? दो चार्ज विद गवर्नेंस को, एक्सटर्नल ऑडिटर को, इंटरनल ऑडिटर को और मैनेजमेंट को। ओके सर, इंटरनल ऑडिटर तो मैं खुद हूं बेटा, कोई जरूरी थोड़ी है एक इंटरनल ऑडिटर हो, दो तीन भी तो हो सकते हैं। ओके ये ठीक है। दूसरा काम क्या है? रिस्क मैनेजमेंट का। कौन सा रिस्क मैनेजमेंट? बिजनेस रिस्क मैनेजमेंट। क्या बिजनेस रिस्क जीरो हो सकता है? कभी नहीं। बट क्या किया जा सकता है? मैनेज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। कम कैसे होगा? पहले तो आइडेंटिफाई करो कहां कहां बिजनेस रिस्क है और कहां ज्यादा है, फिर वहां पर पॉलिसी बनाई जाएगी ताकि उस रिस्क को क्या किया जा सके? कम किया जा सके। तो इंटरनल ऑडिटर आके ये चेक करेगा कि कहां पर रिस्क मुझे आज भी ज्यादा नजर आ रहा है
और जिसको क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। असिस्ट, ये क्या करता है, असिस्ट करता है एंटिटी को बाय आइडेंटिफाइंग एंड इवेल्युएटिंग सिग्निफिकेंट एक्सपोजर्स। एक्सपोजर का मतलब ही रिस्क होता है, कहां पर मुझे ज्यादा रिस्क नजर आ रहा है और आपको वहां पर क्या पॉलिसीज अपनानी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंपनी का जो रॉ मटेरियल है ना, वो बहुत बार शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ही नहीं हो पाता। इंटरनल ऑडिटर आके ये चीज ऑब्जर्व करता है कि आपकी कंपनी को बहुत बार बिजनेस लॉस इसलिए होता है कि रॉ मटेरियल टाइम पे अवेलेबल नहीं है। अब मान लो रॉ मटेरियल 2 दिन बाद आएगा या 3 दिन बाद आएगा, तो लेबर की कॉस्ट तो लगेगी ना, मशीन नहीं चलेगी तो भी लेबर तो पैसे तो लेके जाएगा अपना। अब इस केस में हमें क्या करना चाहिए, तो इंटरनल ऑडिटर क्या सलाह देता है कि आपको हमेशा स्टॉक क्या करना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा करना चाहिए। आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट की क्या है, जरूरत है। सही है, और हम आपको कंट्रीब्यूट करते हैं इन इंप्रूविंग रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तीसरा फंक्शन मेरा क्या है, हम आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवेल्युएट करेंगे। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, डिजाइन एंड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर कि जो किसने बनाया, मैनेजमेंट ने। किस लिए, ताकि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, दूसरा सेफगार्डिंग ऑफ एसेट, कंप्लायंस ऑफ लॉ, और लास्ट क्या था, रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अगर मैं इसमें प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ फ्रॉड भी डाल दूं तो ये क्या बन गया, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बन जाएगा। यूनिट नंबर 3, वहां पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन दे रखी है। तो मैं आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को क्या करूंगा, इवेल्युएट करूंगा। ओके, यानी कि रिव्यू करना कंट्रोल्स को, कि आपके कंट्रोल का डिजाइन कैसा है, उसमें कोई कमी तो नहीं है। अगर डिजाइन अच्छा है तो वो ऑपरेशन में है या नहीं है। ठीक है, और साथ में मैं आपको क्या रेकमेंड करूंगा, इंप्रूवमेंट्स। अगर डिजाइन वीक है तो क्या डिजाइन होना चाहिए, ऑपरेशन में नहीं है में लाना है, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक बात है। एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन, सर ये तो काम एक्सटर्नल ऑडिटर भी करता है। क्या एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू नहीं करता, पढ़ा था यूनिट 4 के अंदर कि हमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करना चाहिए, फायदे हैं। कहता है भाई वो सिर्फ कौन सी इंफॉर्मेशन को चेक करेगा, फाइनेंशियल को। हम कौन सी चेक करेंगे, नॉन फाइनेंशियल भी। इंटरनल वो एक्सटर्नल ऑडिटर के स्कोप से बड़ा है। हमने एक टॉपिक पढ़ा था, एवरी कंट्रोल इज नॉट रेलिवेंट फॉर ऑडिटर, आया था ना। तो कौन से कंट्रोल थे जिनका इंपैक्ट किस पे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। ये तो फाइनेंशियल एरिया को नहीं, नॉन फाइनेंशियल एरिया को भी चेक करेगा। अच्छा, रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मैं आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को भी चेक करूंगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारा प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, स्टॉक वेस्टेज को कम कैसे किया जाए। एक्सटर्नल ऑडिटर कभी सलाह नहीं देगा आपको कि सेल कैसे इंप्रूव करनी चाहिए आपको, मेरे को क्या करना है उसका, ये देगा सलाह आपको कि हमें अपने ऑपरेशंस को कैसे बूस्ट करना है, हमें खर्चों को कम कैसे करना है, हमें इनकम को कैसे बढ़ाना है। ओके, और लास्ट में कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। ठीक है, ये जो आपको बताया ऑपरेटिंग इफेक्टिव एक्टिविटीज, कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन और इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये सब क्या थे, ऑब्जेक्टिव थे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के। वही काम आपको करना है। दोबारा बताओ, सबसे पहले इंटरनल ऑडिट, होता क्या है सर, मैनेजमेंट का काम क्या है कंपनी के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, गवर्नेंस मैनेजमेंट। गवर्नेंस मतलब मैनेजमेंट। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट करना होता है। कहां पर बिजनेस रिस्क ज्यादा है और कहां पर कम है, और जहां ज्यादा है वहां पर स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाकर आपको उस रिस्क को क्या करना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए। ओके, ये काम किसका है, मैनेजमेंट का। ओके, तो इंटरनल ऑडिटर क्या करने आया, मैं इनकी इवेल्युएशन करने आया हूं। मैं इनकी क्या करने आया हूं, इवेल्युएशन। इवेल्युएशन करना मतलब चेक करना। नंबर 1, क्या मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, रिस्क मैनेजमेंट आपकी प्रॉपर है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपका प्रॉपर है या नहीं है। क्लियर, ये इंटरनल ऑडिट का फंक्शन है। इसमें एक सेपरेट बंदा आएगा, इंडिपेंडेंट बंदा आएगा। ये नॉर्मली एक एक्सपर्ट बंदा होता है।
ये साथ ही साथ आपको कमियां बताएगा और उसके साथ क्या बताएगा, सजेशन। मतलब ना सिर्फ मैं आपको अश्योरेंस सर्विस दूंगा बल्कि कंसल्टिंग सर्विस भी दूंगा। इंटरनल ऑडिट इज नॉट ओनली अश्योरेंस सर्विसेज, इट इज कंसल्टिंग सर्विस टू। मतलब समझ नहीं आया? एग्जाम्पल, क्या आपका डिजाइन वीक है? डिजाइन स्ट्रॉन्ग है तो कहां कहां ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस नहीं है? डिजाइन वीक कहां है और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कहां नहीं है? ये ये बातें सिर्फ मुझे ऑडिट रिपोर्ट में नहीं डालनी, प्लस में इसमें मुझे क्या डालनी है, सजेशन। प्लस में मुझे इसमें क्या देनी पड़ेगी, सजेशन फॉर इंप्रूवमेंट, कि मुझे डिजाइन को कैसे इंप्रूव करना है। ये कंसल्टिंग सर्विस में आ जाता है। क्लियर है? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, इंटरनल ऑडिट क्या होती है और इसके कौन कौन से फंक्शन है? सबसे पहला गवर्नेंस फंक्शन, दूसरे नंबर पर रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन, और तीसरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का फंक्शन। यहां से लेके यहां तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स का। ठीक है, आगे चले। हाँ जी, चले आगे बढ़िए। एक्सटर्नल ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। एक्सटर्नल ऑडिटर कहता है मेरा क्या लेना देना भाई इंटरनल ऑडिट से। बिल्कुल ठीक बात है। यहां पर डायग्राम से ही पढ़ने की कोशिश करनी है, मैं पढ़ा पूरा दूंगा। यहां पर मैं लिखवा रहा हूं समरी ऑफ एसए 610। पहले समरी पढ़ा देता हूं। समरी ऑफ एसए 610। एसए 610 है यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। क्या मुझे इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करना चाहिए? क्या मुझे इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करना अलाउड है? ठीक है, यानी कि आपने कहा कि इंटरनल ऑडिटर का काम क्या है, अभी पढ़ के आए, गवर्नेंस स्ट्रक्चर के पर इंप्रूवमेंट सजेशन देना, रिस्क मैनेजमेंट पर और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर। एक्सटर्नल ऑडिटर कहता है मेरा उससे क्या लेना देना भाई, उसका ऑब्जेक्टिव अलग है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, अलग है। मैं तो हूं एक्सटर्नल ऑडिटर, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो अलग है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। हाँ, और जो ये एक्सटर्नल ऑडिटर है इसका ऑब्जेक्टिव मेरे से बिल्कुल अलग है। जब हमारे ऑब्जेक्टिव सेम नहीं है तो मैं उसका काम यूज कैसे करूं? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड assurance and consulting services
ओवर गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। कहता हम दोनों के ऑब्जेक्टिव क्या है, टोटली डिफरेंट है। तो मुझे उसका काम यूज क्यों करना है, पहली बात तो ये बताओ। कहते बिल्कुल ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव बहुत ही डिफरेंट है। वो मैनेजमेंट को असिस्ट करने आया है और आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इंडिपेंडेंट ओपिनियन देने आए हो। आपका ऑब्जेक्टिव अलग है। बट आप एक बात बताओ, क्या आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से कोई लेना देना है? कहता हाँ। हमारा एसए 315 क्या कहता है? हमें रिस्क आइडेंटिफाई करना है और असेस करना है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट बाय अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट, बिजनेस, इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। टू आइडेंटिफाई, ऑडिटर को क्या करना है? टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को क्या करना होता है? रिव्यू करना होता है। और रिस्क असेसमेंट करने के बाद ही हमें क्या करना चाहिए? अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर प्लान करनी चाहिए। हाँ, तो ये काम तो हम करते हैं। कहता अब ध्यान से देखो, आपके ऑब्जेक्टिव अलग अलग है ना? कहता हाँ। ये लाइन पढ़ोगे तो आपके ऑब्जेक्टिव बिल्कुल अलग अलग है। आपके ऑब्जेक्टिव में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। बट अगर आप ये चीज देखोगे कि हम ऑडिट कैसे करते हैं, हमारा ऑडिट का प्रोसीजर क्या रहता है, तो उसमें एक चीज कॉमन निकल के आ रही है। क्या? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करना। ये काम इंटरनल ऑडिटर भी करता है और तुम भी करते हो। ये कॉमन एरिया है। तुम्हारे ऑब्जेक्टिव अलग है, बट तुम्हारा कुछ प्रोसीजर जो है वो क्या है? कॉमन है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करना। तुम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करते हो ये देखने के लिए कहां पर डिजाइन वीक है या कहां पर डिजाइन स्ट्रॉन्ग है बट ऑपरेशन में नहीं है। और वहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट क्या होता है? ज्यादा होता है। कहते अच्छा, हाँ ठीक है, ये तो दिख गया अब हमें, ये कॉमन दिख रहा है। ये बात समझ में आ गई। मेरा क्वेश्चन अभी भी सेम है कि मैं इसका काम यूज क्यों करूं। कहते एक बात हो, रिव्यू करने में तुम्हें टाइम लगता होगा। इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू करने पहले उसका डिजाइन इवेल्युएट करते हो, फिर देखते हो ऑपरेशन में है या नहीं है। कहता हाँ। कितना टाइम लग जाता होगा? क्या सर मान के चलो 3 से 4 दिन तो लग जाते होंगे। तुम्हारे लिए टाइम की वैल्यू है या नहीं है? कहता बिल्कुल है सर। चैप्टर 2 में पढ़ा था ना, रिसोर्स। ऑडिटर के लिए रिसोर्स क्या होता है? टाइम और टीम। ठीक है, जितना ज्यादा टाइम लगता है ऑडिट पे उतनी ज्यादा फीस लेते हैं हम, और जितनी बड़ी टीम जाएगी उसके हिसाब से फीस। हमारे लिए तो सर यही मेन रिसोर्स है। कहता है एक बात हो, अगर एक तो तुम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम खुद रिव्यू करो, उसमें लगेंगे 5 से 7 दिन। एक इसने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या कर रखा है? रिव्यू किया हुआ है, क्योंकि उसका तो काम है ये। उसने रिपोर्ट बनाकर किसको दी होगी? मैनेजमेंट को दी होगी। अगर वो रिपोर्ट की एक कॉपी तुम्हें मिल जाए जिसमें ये लिखा हुआ है कंपनी का कौन कौन सा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का डिजाइन वीक था और कौन कौन सा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऐसा है जो ऑपरेशन में नहीं पाया गया, तो क्या तुम्हें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम खुद रिव्यू करने की जरूरत पड़ेगी? जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारे 5 से 7 दिन बचेंगे। अच्छा, ये कॉमन एरिया है। यहां पर तुम इंटरनल ऑडिटर का काम क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। मतलब एग्जांपल, रीड द लेटेस्ट इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। आप लेटेस्ट इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट पढ़ो एंड फाइंड आउट द डिस्क्रिपेंसी इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कहां कहां डिस्क्रिपेंसी आपको पता लग जाए। क्यों? क्योंकि उसने मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर रखा होगा। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में लिखा होगा ना कहां कहां कंट्रोल वीक है और कहां कहां कंट्रोल ऑपरेशन में नहीं है। आपका टाइम बच गया। बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अब इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। बिफोर
यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो बातें क्या क्या है? नंबर 1, इस ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या है? सर क्वालिफिकेशन क्या है? सीए ही होगा ना? इंटरनल ऑडिट कैन बी डन बाय सीएस, सीएमए या कोई भी प्रोफेशनल। ठीक है, ओके। क्वालिफिकेशन क्या है? एक्सपीरियंस क्या है? क्या इसने पहले कभी इंटरनल ऑडिट की है? आपके साथ इसका एक्सपीरियंस क्या रह गया? इंडिपेंडेंस फ्रॉम मैनेजमेंट, इंडिपेंडेंस फ्रॉम मैनेजमेंट, क्या ये कंपनी के मैनेजमेंट से डिफरेंट? आपने ये भी पढ़ा ना, इंटरनल ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है, सेक्शन 138 में पढ़ा होगा। तो अगर वो एम्प्लॉय है तो क्या उसकी रिपोर्ट रिलायबल होगी? नहीं होगी। उसके बाद उसका स्कोप क्या रहा? उसने क्या क्या एरिया की इंटरनल ऑडिट की है? हो सकता है कंपनी की मैनेजमेंट ने परचेज की इंटरनल ऑडिट ही ना करवाई हो, कि परचेज की इंटरनल ऑडिट रहने दे, बाकी एरिया की चेक कर। अच्छा, लिमिटेशन ऑन स्कोप, क्या उसके स्कोप पर कोई लिमिटेशन लगाई गई थी? अजम्पशंस, वर्किंग पेपर, क्या इसके पास वर्किंग पेपर्स अवेलेबल है? क्योंकि वर्किंग पेपर से पता लगेगा ना इसकी रिपोर्ट रिलायबल है या नहीं है, एटसेट्रा। ये सारी चीजें आपको क्या करनी होती है? चेक करनी होती है। जब इनका पॉजिटिव रिप्लाई आए ना तो ही इसका काम यूज करना, अदरवाइज इसका काम यूज मत करना। फिर आपको डायरेक्टली ही इंटरनल कंट्रोल को क्या करना चाहिए? रिव्यू करना चाहिए। पॉइंट समझ आया? सेम ऐसी बात SA 620 में एक्सपर्ट के लिए भी थी, कि एक्सपर्ट का काम यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट उसका काम यूज करने से पहले उसकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, इंडिपेंडेंस फ्रॉम मैनेजमेंट, स्कोप, लिमिटेशन ऑन स्कोप, अजम्पशंस, वर्किंग पेपर, ये सब आपको चेक करना चाहिए। क्लियर? उसके बाद लास्ट, काम यूज करने के दो तरीके हैं। हाउ टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर का काम यूज कैसे किया जाए, इसके दो तरीके हैं। ये जो काम है, क्या उसने ऑलरेडी कर लिया है? ऑलरेडी डन? हाँ, जैसे उसने इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट बना रखी है तो एक कॉपी हमें दे दो यार। ऑब्टेन कॉपी ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, आप उसकी कॉपी ले लो। जो कुछ डिस्कस करना है आप उससे डिस्कशन भी कर सकते हो। इंक्वायरी ऑन सर्टेन मैटर्स, मैं इंटरनल ऑडिटर से मिलना चाहता हूं और कुछ क्वेश्चंस की इंक्वायरी करना चाहता हूं, तो आप इंक्वायरी भी कर सकते हो। ये काम आपने परफॉर्म किया, मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, कहते जी पूछ लो। फॉर एग्जांपल, आपने स्टॉक को फिजिकली वेरीफाई किया होगा साल में, कहता हाँ हम तो हर 3 महीने में स्टॉक को फिजिकली वेरीफाई करते हैं, तो कितना स्टॉक ऐसा था जो डेड स्टॉक की कैटेगरी में था और उसको अकाउंटिंग के अंदर स्क्रैप में दिखा रखा है? तो ये मैं इंक्वायरी कर सकता हूं। ठीक है, ओके। कुछ काम ऐसा है जो अभी किया नहीं है, होने वाला है, वर्क इज टू बी डन। मुझे कंपनी का एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट किया गया, मैंने कंपनी से पूछा कि क्या सर आपकी कंपनी की इंटरनल ऑडिट होती है? कहते जी बिल्कुल, कंपलसरी ऑडिट में आते हैं हम तो, सेक्शन 138 के दायरे में आते हैं। कहते वेरी गुड। सर आपका इंटरनल ऑडिटर कौन है? कहता मिस्टर ए। कहता सर मुझे उससे मिलना है। कहता सर उससे मिलके क्या करोगे? आपको इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट चाहिए ना, वो दिलवा देंगे, जब बन जाएगी तब दिलवा देंगे, अभी तो बनी नहीं है, जब बन जाएगी तब दिलवा देंगे। नहीं नहीं नहीं, मेरे को पहले मिलना है। कहता कैसे? ये लो। कहता मिल लिए। कहता आप स्टॉक चेक करते हो? इंटरनल ऑडिटर को एक्सटर्नल ऑडिटर मिला, उसने कहा सर आप स्टॉक चेक करते हो? कहता हाँ फिजिकल वेरिफिकेशन करता हूं मैं चेक। कहता सर स्टॉक में क्या क्या चेक करते हो? स्टॉक में हम काउंटिंग चेक करते हैं और कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन कैसी है? ठीक है, ये इंटरनल ऑडिटर है। एक्सटर्नल ऑडिटर कहता है मेरा एक काम करोगे? एक्सटर्नल ऑडिटर कहता है मेरा एक काम करोगे? कहता क्या? आप जब फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनाओगे, फिजिकल
वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनाओगे ऑन स्टॉक, तो आप क्या क्या दिखाते हो फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट में? क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है एज पर बुक और एक्चुअल में कितनी मिली। फिर क्या दिखाते हो? डिस्क्रिपेंसी, कितनी क्वांटिटी कम या ज्यादा मिली और उसका रीजन, ये दिखाते हो ना? कहता हाँ बिल्कुल दिखाता हूँ। कहता बस मेरे को एक चीज और चाहिए। कहता क्या? एज वाइज चाहिए मुझे ये इन्वेंट्री। मुझे इन्वेंट्री की क्या चाहिए? एज। एज का मतलब ये माल बने हुए कितना टाइम हो चुका है। क्या मैंने नोट किया है कि आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन में ना ये तीन चीजें होती है, ये नहीं होती। कहता मैनेजमेंट ने कभी मांगी नहीं। कहता मैं मांग रहा हूं, मेरे को चाहिए। ये काम आपको मेरे लिए करना है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर नहीं है, रिक्वेस्ट है। जब आप स्टॉक काउंट करोगे तो क्या आप एक पीवीआर में मुझे एक कॉलम एक्स्ट्रा दे सकते हो एज का? इंटरनल ऑडिटर का था ठीक है दे देंगे सर, उसमें क्या है? क्या बस सर दे देना फिर। इसे बोलते हैं डायरेक्ट असिस्टेंस। इसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट असिस्टेंस। ये वाला काम ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करेगा? एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए। तो ये डायरेक्टली किसको असिस्ट कर रहा है? एक्सटर्नल ऑडिटर को। ये काम तो मैंने मैनेजमेंट के लिए करना ही था, रिपोर्ट बनानी थी, उसकी मैं एक कॉपी आपको दे दूंगा। या पीवीआर की एक कॉपी बनाकर मैंने मैनेजमेंट को देनी थी, आपको भी दे दूंगा। वो तो हो गई मैनेजमेंट के लिए कर रखे है वो काम, आपको दे दूंगा, उसकी कॉपी तो देनी है। यहाँ पर क्या मैं कुछ एक्स्ट्रा करवा रहा हूं उससे, इसे बोलते हैं डायरेक्ट असिस्टेंट। तो क्या डायरेक्ट असिस्टेंस अलाउड है? अलाउड है, अगर इंटरनल ऑडिटर को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, या क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। इंटरनल ऑडिटर कहता नहीं सर इसमें मेरा टाइम और एफर्ट ज्यादा लगेंगे, इतनी मुझे फीस नहीं दे रहा। या क्लाइंट कहता नहीं नहीं सर इससे डाटा नहीं लोगे आप, एज वाला डाटा हमसे ही लोगे। क्लाइंट, हम इंटरनल ऑडिटर को डाटा प्रेजेंट नहीं करते, उसके स्कोप पर लिमिटेशन नहीं है, तो फिर उस टाइम में डायरेक्ट असिस्टेंस हो ही नहीं सकती। ये कॉन्सेप्ट है बस इसमें एक्स्ट्रा। आओ, एक्सटर्नल ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। सबसे पहले डिटरमाइन वेदर टू यूज द वर्क। सबसे पहले तो ये देखो कि तुम्हें इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करना है या नहीं करना है। कहता नहीं नहीं सर ये मैं जानता हूं इस बंदे को, तो जिस कंपनी के इंटरनल ऑडिट करता है ना उसकी रिपोर्ट इतनी रिलायबल नहीं होती है, इसको काम का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मत करो उसका काम यूज, खुद कर लो रिव्यू। ठीक बात है ना? डिटरमाइन द एडुकेसी ऑफ वर्क। अगर आपको लगता है कि काम एडुकेट नहीं है, काम तो ठीक है बट इसने पूरा नहीं कर रखा, तो जो पार्ट बच गया है वो आप परफॉर्म कर लो। आप चाहो तो डायरेक्ट असिस्टेंस भी मांग सकते हो। ये प्रोवाइड असिस्टेंस इफ यूजिंग इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस टू अप्रोप्रिएटली डायरेक्ट सुपरवाइज एंड रिव्यू देयर वर्क। आप ये भी डिसाइड कर सकते हो जो काम अभी हुआ नहीं है वो मेरी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग किया जाए। क्लियर है? अब इसके बारे में आगे डिटेल में आ गया। आज के लिए इतना काफी है। चलो, कितने पेज रह गए इसके? और एक यूनिट 5 पेंडिंग अपनी थर्ड चैप्टर की, कल हो जाएगा।